एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ की तैयारी? आज हम अपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 5th टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, दैट इज हाफ वे अक्रॉस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और बहुत जल्दी हमारा इंटरनेशनल लॉ भी खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा एक्स्ट्रेडिशन और असाइलम से रिलेट करता है। यहाँ पे आज हम असाइलम को लेके कुछ केसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्स्ट्रेडिशन किसे कहते हैं? दो डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पीवाईक्यू में ये दोनों डेफिनेशंस पूछी जा चुकी है। सबसे पहली डेफिनेशन है स्टार्क की। स्टार्क डिफाइंस एक्स्ट्रेडिशन एज द प्रोसेस whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of criminal offense committed against the laws of the requesting state, such requesting state being competent to try the alleged offender. This emphasizes the importance of treaties and reciprocal agreements in facilitating extradition. और ओपन हैंड की डेफिनेशन क्या कहती है? ओपन हैंड डिस्क्राइब्स एक्स्ट्रेडिशन एज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही इज alleged to have committed or has been convicted of a crime by the state on whose territory he happens to be. दो डेफिनेशंस की बात करी है हमने यहाँ पे। एक्स्ट्रेडिशन क्या कहता है, अब पहले जरा इसको समझ लेते हैं। एक बंदा है जिसने ऑफेंस करा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं हम अभी। There is one individual who has committed an offense. A है, इन्होंने मर्डर कर दिया है। A committed a murder in a particular state and he runs off to state XYZ जहां पे मर्डर करना लीगल है। ये यहाँ पे जाते हैं और ये यहाँ पे भाग जाते हैं। तो ये एट प्रेजेंट किसकी टेरिटरी पे है? ABC की टेरिटरी पे है। यहाँ पे रन ऑफ होते हैं। ABC स्टेट XYZ स्टेट से रिक्वेस्ट करती है कि हमें ए को अपनी स्टेट में वापस लेकर आना है इन ऑर्डर टू ट्राई हिम फॉर द केस फॉर द चार्जेस ऑफ मर्डर। अब XYZ ABC को ए रिटर्न कब करेगी, किन कंडीशंस के अंदर करेगी, ये चीज हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं। लॉ ऑफ एक्स्ट्रेडिशन जो कहता है हमें, a number of attempts have been made to conclude a convention governing extradition requests among nations. In 1935, the Harvard law, ये important है, जो मैं मार्क important है, प्लीज उसे ध्यान दें, prepared a draft convention जो कि 1928 the draft convention on extradition बोला जाता है, जिसको अभी भी लीगैलिटी नहीं मिली है, बट ये ड्राफ्ट फॉर्म करा गया था, प्रिपेयर करा गया था। The International Law Association has also considered legal problems relating to extradition. The conference held in Warsaw. Warsaw आपका PYQ है, important है। 1928 year आपके लिए important है, PYQ है। International Law Commission has also not yet taken the topic for its consideration for codification despite the inclusion of topic of extradition in 1949. ये कहना इतना चाहता है कि हार्वर्ड के अंदर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन बनाया गया था एक्स्ट्रेडिशन को लेने के लिए, एक यूनिवर्सल कन्वेंशन बनाने के लिए, जहां पे एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटीज तो नहीं, कंडीशंस, बेसिकली एक यूनिवर्सल कंडीशंस का एक फॉर्मेट आ जाएगा। बट अभी भी इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने उसको लीगलाइज करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए सैंक्शन नहीं करा है, कंसिडर नहीं करा है। आते हैं हमारी कंडीशंस के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे ऑलरेडी कि एक्स्ट्रेडिशन किन बेसिस पे होगा। XYZ स्टेट ABC को A का रिटर्न देगी या नहीं देगी, ये किन बेसिस पे अप्लाई करता है? सबसे पहला बेसिस है हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी
सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है एक्स्ट्राडिशन के लिए। रीजन भी, जब दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में एक ट्रीटी है कि हमारी कंट्री में जो ऑफेंस है, इसको इस तरीके से समझते हैं, देयर इज कंट्री ए एंड देयर इज कंट्री बी। कंट्री ए के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं जो ऑफेंसेस है बट बी में नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बी कंट्री में ऑफेंसेस नहीं है। तो इन दोनों ने ट्रीटी बनाई, बॉर्डर बहुत पास पास है। अब ए को ये चीज लगी कि अगर हमारा कोई सिटीजन कोई ऐसा क्राइम कमिट करता है जो बी के अंडर ऑफेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर एंड मोर क्रिमिनल्स हु वुड कमिट crime on the land of A and run off to B। तो इन्होंने एक ट्रीटी बनाई दैट एक्सट्रेडिशन, मतलब आपकी कंट्री के अंदर जो भी रिफ्यूजी आएगा, रिफ्यूजी तो नहीं कह सकते, मतलब एग्जैक्ट टर्म रिफ्यूजी की नहीं कह सकते, बट जो भी रन ऑफ करके आपके पास कोई भी क्रिमिनल आएगा, हमें उसको हमारी कंट्री में वापस लाना है for prosecuting him, for trying him for the offenses that has been committed on our ground। ग्राउंड ए के ग्राउंड पे वो ऑफेंस कमिट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ये एक एक्सेप्शन है। इट इज कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट पॉलिटिकल ऑफेंडर्स आर नॉट एक्स्ट्रेडिटेड। इन अदर वर्ड्स, they are granted asylum by the territorial states। asylum के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी यहीं पर आता है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के अंदर। यहाँ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को कब एक्स्ट्राडिट करा जाता है, जब ए और बी दोनों कंट्रीज के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफेंस हो, जो एक्ट कमिट करा गया है वो दोनों कंट्रीज के अंदर पर्टिकुलर ऑफेंस हो। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी कहते हैं। और रूल ऑफ स्पेशलिटी, according to this principle, a fugitive may be tried by the requesting state only for that offense for which he has been extradited। मतलब अगर उसने दो या तीन मतलब दो तीन से ज्यादा ऑफेंसेस करे हैं, बट हम एक्सट्रेडिशन अलाउ कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो उस कंट्री में जाने के बाद उसको ट्रायल सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही मिलेगा। चलिए असाइलम की बात कर लेते हैं। असाइलम वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड असाइलिया से, which means inviolable place। The term is referred to those cases where the territorial state declines to surrender a person to the requesting state and provides shelter and protection in its own territory। यानी कि एक ऑफेंडर जा चुका है दूसरी स्टेट के अंदर और वहां पे उसको असाइलम मिला है, मतलब जिस कंट्री में वो गया है वो कंट्री उनको प्रोटेक्ट कर रही है और वो कह रही है कि आप इनको यहां से नहीं लेकर जा सकते। Thus, asylum involves elements. Firstly, a shelter, which is more than a temporary refuge, and secondly, a degree of protection on the part of the authorities in control of the territory of asylum। I hope आपको asylum क्लियर हो गया होगा, एक्स्ट्रेडिशन और asylum के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस की बात करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असाइलम और एक्स्ट्रेडिशन के टॉपिक के अंदर केसेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस है हमारा री कैस्टोनियो केस। जो कैस्टोनियो थे, कैस्टोनियो who had returned to Switzerland from abroad joined a revolutionary movement in the canton of Ticino, that is Switzerland। तो ये जो हमारे कैस्टोनियो साहब हैं ये वापस आए स्विट्जरलैंड के अंदर और इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन करने के तहत ही कमिटेड मर्डर किसका कर दिया इन्होंने, अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट का जिनका नाम था रोसी। ठीक है, it was pleaded on the behalf of Castonio in the writ of habeas corpus that his offense was a political offense for which extradition was not available। अब यहाँ पे जो इनका डिफेंस आया वो ये आया that इन्होंने जो मर्डर करा है वो एक
पॉलिटिकल एक्ट था, वो मर्डर नहीं था, वो ऑफेंस नहीं था, वो इन लिeu ऑफ पॉलिटिकल एक्ट करा गया था। लॉर्ड डेलमन laid down, इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, laid down that in order to bring the case within the scope of the act, कौन सा एक्ट? अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्सट्रेशन एक्ट 1870, ये वाला आपका है। तो लॉर्ड डेमन कहते हैं कि इस ऑफेंस को, इस चीज को इस स्कोप के अंडर लाने के लिए, इस एक्ट के स्कोप के अंडर लाने के लिए, एंड फॉर एन ऑफेंस टू बी पॉलिटिकल, इट मस्ट एटलीस्ट बी शोन दैट द एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ, done with the intention of assistance as a sort of overt act in course of acting in a political matter. आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई होगी। वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंडर इस ऑफेंस को लेकर आने के लिए, इस डिफेंस को लेकर आने के लिए ये आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द ऑफेंस दैट यू हैव कमिटेड इज कंप्लीटली रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर, उसका पर्पस उसकी असिस्टेंट पॉलिटिकल थी, which was proved in this case. That's why his extradition was refused on finding that his motive for the act was political. तो कैस्ट्रोनियो साहब बच गए थे इस केस के अंदर। दो केसेस और हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे। एक है अबू सलीम एक्सट्रेडिशन का केस। इंडिया डज नॉट हैव एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद पोर्टुगल। बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर 1993 में जो ब्लास्ट हुए थे, 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे, अबू सलीम ने वो ब्लास्ट करे और वो पोर्टुगल के अंदर चला गया। पोर्टुगल के साथ इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उस टाइम पे नहीं थी। स्टिल पोर्टुगीज ने एक्सट्रेडिट करवाया अबू सलीम को भी और उसकी वाइफ मोनिका बेदी को भी, बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल नॉट बी गिवन अ डेथ सेंटेंस। इसी तरीके से दलाई लामा असाइलम का केस है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत फेमस केस है। इंडिया इन ईयर 1959 gave territorial asylum to Dalai Lama and his followers who were oppressed by the repressive policies of China. Although China इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा था, बट इंडिया के पास ये पावर थी, उनके पास ये सॉवरेन टेरिटोरियल पावर थी कि वो असाइलम प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्होंने करा। असाइलम और एक्सट्रेडिशन को लेके इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इतना पढ़ लेंगे, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करके देखिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो यू कैन लीव इट इन कमेंट सेक्शन और leave those doubts in the link given in description box. Thank you so much. All the very best.